नमस्कार. रिराईट आणि रिलीव्ह पॉडकास्टमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. आरोग्यावर बोलू काही या आपल्या आजच्या सिरीजमध्ये आपण भेटणार आहोत रुची कुठियाला यांना. मी त्यांच्या अंडर माझं न्यूट्रिशनचं शिक्षण पूर्ण केलं आहे आणि आज आपण खूप महत्त्वाच्या विषयावर बोलणार आहोत, तो म्हणजे आहे PCOD म्हणजेच पॉलिसिस्टिक ओव्हेरियन डिसीज. जर तुम्हाला माहीत असेल की आत्ता सध्या ॲडोलसंट एज ग्रुपमधल्या ज्या मुली आहेत किंवा ज्या महिला आहेत त्यांना हा आजार खूप मोठ्या प्रमाणात दिसून येतो त्यांच्यामध्ये, आणि यामध्ये आपला गर्भाशयात आणि अंडाशयामध्ये गाठी होणं किंवा त्याला सूज येणं असे काही सिम्पटम्स दिसतात. तर हा आजार आपण आपल्या आहाराने कंट्रोल करू शकतो. तर आज आपण रुचू मॅमशी भेटणार आहोत आणि त्यांना जाणून घेणार आहोत त्यांच्याकडनं की आपण आहाराने हा आजार कसा कंट्रोल करू शकतो, याच्यावरती कसा संयम आणू शकतो, आणि त्याही व्यतिरिक्त आपण PCOD मध्ये होणारे हॉर्मोनल चेंजेस त्याहीवर आपण विस्तारित स्वरूपात बोलणार आहोत. सो प्लीज वेलकम रुचू कुठियाला. रुचू मॅम, वन मोर टाइम मोस्ट वेलकम ऑन आवर पॉडकास्ट. थैंक यू सो मच, इट्स माय प्लेजर. सो आज हम विदाउट वेस्टिंग टाइम हम डायरेक्टली हम टॉपिक पे जंप कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है PCOD, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज. तो मुझे और हमारे सारे व्यूअर्स को ये जानना है कि पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है, कैन वी मैनेज इट विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रिशन एंड बाय ट्वीकिंग आवर डाइट? ये इशू एड्रेस करने से पहले थोड़ा सा ये बात करना चाहूंगी कि पॉलिसिस्टिक ओवरी डिजीज होता ही क्या है. क्योंकि मैं खुद की प्रैक्टिस में इतना सुनती हूँ कि लोगों को पॉलिसिस्टिक ओवरी डिजीज को जिस तरह से वो समझते हैं, कई बार उनका नजरिया ही बिल्कुल अलग है. तो ये जो वर्ड सिस्ट आप सुनते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए ये जरूर कहना चाहूंगी कि सिस्ट बेसिकली आपके एग्स हैं जो कि इमेच्योर हो चुके हैं. इमेच्योर के बहुत सारे कारण हो सकते हैं. मे बी हार्मोनल डिस्टर्बेंस, जैसे हमने पहले भी देखा कि बहुत सारे कारण की वजह से होता है. स्लीप साइकिल भी डिस्टर्ब है तो भी, क्योंकि हार्मोन हमारी बॉडी में जस्ट एक सुई की नोक के बराबर सिक्रीट होते हैं और वो उतने में ही ट्रिगर करके अपना पूरा काम कंप्लीट करते हैं. लेकिन अगर आप अपना लाइफस्टाइल अच्छा नहीं रखते तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं. तो उनकी डिस्टर्बेंस की वजह से, जैसे कि एक फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, हर एक स्टेज है उसका. लाइक फर्स्ट फॉलिकुलर स्टेज है, फिर उसके बाद ओवल्यूशन उसका स्टेज है. तो अगर आपका ठीक नहीं है डाइट या लाइफस्टाइल, तो ये सब आपका डिस्टर्ब होगा. तो अगर किसी भी वजह से हम एक फीमेल की बॉडी में जो एग्स हैं अगर वो इमेच्योर रह जाते हैं, तो ये एग्स कभी भी नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं फॉलो करना चाहते, जो कि 28 दिनों का या फिर किसी फीमेल में 32 डेज का है. मेरा तो ये भी मानना है कि अगर आपका शुरुआत से ही 40 डेज का भी साइकिल है तो भी ठीक है, लेकिन कभी 40, कभी 30, कभी 25 इरेगुलरिटी नहीं चाहिए बिल्कुल भी. तो वो नहीं फॉलो करेंगे और वो एक फीमेल की बॉडी में रहना चाहेंगे. तो अगर आपके फॉलिकल्स में ऑलरेडी जो पुराने पिछले मंथ के अगर इमेच्योर एग्स पड़े हैं, तो वो स्पेस भी नहीं देंगे दूसरे जो ओवा है या जो एग्स हैं उनको मैच्योर होने के लिए, ताकि वो तो मेंस्ट्रुएशन का वो एक साइकिल फॉलो कर सके. तो फिर ऐसे करते 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 आप एक लूप में घिर के रह जाते हैं. एक फीमेल उससे बाहर नहीं आ पाती है. और अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडियन सोसाइटी में बहुत कम ऐसे घर हैं जहां पर अगर एक टीनेजर गर्ल या फिर कोई एडोलेसेंट गर्ल ये बोले कि उसकी मेंस्ट्रुएशन ठीक नहीं है, तो उसकी मदर उसको इमीडिएटली गायनेक के पास ले जाए. ऐसा होना चाहिए, बट काफी केसेस में मैंने देखा ऐसा होता नहीं है. तो they also consider it as a stigma. Exactly. वोकल नहीं हो पाते, वोकल नहीं, और उनको लगता है शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा. लेकिन somehow and then ये हमारी बॉडी के हॉर्मोन्स हैं. Exactly. अगर किसी कमी की वजह से या फिर कोई लाइफस्टाइल डिस्टर्बेंस की वजह से, जैसे कि एक स्ट्रेस भी है, अगर उसकी वजह से अगर उसमें कुछ ठीक नहीं है तो हेल्प लेनी चाहिए. तो ये है बेसिकली प्रियंका पॉलिसिस्टिक ओवरी डिजीज, जहां पर आपके खुद के ही एग्स इमेच्योर होने की वजह से नहीं फॉलो करना चाहते नॉर्मल साइकिल, जो कि एक फीमेल को गॉड ने दिया है, मेंस्ट्रुएशन जिसे हम बोलते हैं, जिसकी वजह से वो आपकी बॉडी में रहेंगे और फिर 3 महीने, कभी 6 महीने, कभी कभी तो साल में मुश्किल से एक बार ही मेंस्ट्रुएशन रहेगा. तो काफी साइड इफेक्ट्स भी रहेंगे इसकी वजह से. साइड इफेक्ट्स भी रहेंगे, सिम्टम्स भी रहेंगे, और इसके साथ एक हार्मोन अगर डिस्टर्ब होता है तो बहुत सारे और हार्मोनल साइकिल डिस्टर्ब होते हैं. देखिए प्रियंका, हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन, फिर इंसुलिन, ठीक है,
और उसके अलावा थायराइड और उसके अलावा ये जो हमारे गोनाड्स हैं, मतलब कि जिनको हम सेक्स हार्मोन्स भी बोलते हैं, ये चारों का आपस में एक फ्रेंडशिप है, ऐसे कह सकती हूँ। दे आर रिदमिक एक्शन है, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। अगर एक को कोई प्रॉब्लम होती है तो दूसरे पे भी इम्पैक्ट आता है। और आपकी बॉडी का जो एक मास्टर ऑफ मेटाबॉलिज्म है जिसका नाम है लिवर, न्यूट्रिशन में लिवर सब कुछ है हमारे लिए। तो सिमिलरली लिवर में ही पूरे हॉर्मोन्स का मेटाबॉलिज्म होता है। तो अगर किसी भी वजह से इस तरह का हार्मोनल डिस्टरबेंस आएगा तो आपका लिवर हेल्थ भी बहुत खराब हो जाएगा। पहले इसको एक हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट माना जाता था। हाइपोथेटिकल से मेरा मतलब है कि बोलते थे शायद होता होगा, लेकिन प्रूफ क्या है। लेकिन अभी काफी ऐसी रिसर्चर्स ने प्रूव किया है कि थायराइड, पीसीओडी, डायबिटीज, देन लिवर हेल्थ, ये सब आपस में इंटर रिलेटेड है। तो अगर किसी भी फीमेल को प्लीज ये सुनने के बाद, हमारा ये सोशल मैसेज सुनने के बाद शायद डेफिनेटली किसी को इमीडिएटली लगेगा कि दैट दे रिक्वायर हेल्प, कि अगर किसी फीमेल को डायबिटीज का इशू है तो वो थोड़े समय के बाद अपने थायराइड के भी चेकअप्स करवाए, वाइसा वर्सा। या फिर अगर आपको हाइपो या हाइपर कोई भी थायराइड ग्लैंड का इम्बैलेंस है तो आप लिवर हेल्थ को बिल्कुल इग्नोर ना करें। वो चेकअप्स करवाएं, हम उन्हें LFTs बोलते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट। इसके अलावा वो फीमेल अपना PCOD से रिलेटेड भी पूरे टेस्ट करवाए। और आगे अभी हम डाइट की भी बात करेंगे। वैसे एवरी ईयर एक फुल बॉडी चेकअप होना चाहिए। बिल्कुल सही। और जो लिवर की बात है तो इट इज एक्चुअली अ स्टोर हाउस जो सारे न्यूट्रिएंट्स स्टोर करके रखता है। तो इट इज एनीवेज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स लाइक अ फैक्ट्री। एग्जैक्टली। आपका स्टोर करेगा, टॉक्सिक्स को हैंडल करेगा, उसको रिमूव करेगा। और अगर उसे कुछ हो जाता है तो आपका पूरा मेटाबॉलिज्म ही जॉपर्डाइज, आई मीन टू से हिल के रह जाएगा बॉडी में। और इतनी सारी आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। क्योंकि जिसका लिवर हेल्दी है, अभी तो ये भी कहा जा रहा है कि हेल्दी लिवर मीन्स फ्री फ्रॉम डायबिटीज एंड फ्री फ्रॉम PCODs एंड ऑल दैट। और अनहेल्दी लिवर मतलब आप इन्विटेशन ही दे रहे हैं बहुत सारी डिजीजेस को। तो PCOD में लिवर को नहीं काफी हद तक छोड़ा जा सकता। तो इसका भी पूरा तो हम अभी PCOD में उसके सिम्टम्स वाइज हम लिवर पे भी फोकस करेंगे। तो जैसे PCOD में इधर होता है बहुत कम ब्लीडिंग होना या बहुत ज्यादा होना, फिर आते हैं एक्नेस मुंह पे या बॉडी पे, फिर जो होता है हिर्सुटिज्म जिसमें फेस पे फेशियल हेयर ग्रोथ होती है, बॉडी पे हेयर ग्रोथ होती है। देन आता है एब्डोमिनल क्रैम्प्स जो बहुत दर्द होता है। फिर कुछ लोगों को वेट गेन हो जाता है, कुछ लोगों को वेट लॉस हो जाता है बहुत सारा, ये इश्यूज हो सकते हैं। इसके अलावा जो लिवर अपना अगर अफेक्ट हुआ है तो उसकी वजह से मलेज आना या मतलब बिल्कुल एनर्जेटिक फील नहीं करना, या हम बोल सकते हैं थकावट महसूस करना, जैसे बहुत सारे सिम्टम्स दिखते हैं। तो हम डाइटरी सप्लीमेंट्स या फिर हम बोल सकते हैं हम न्यूट्रिशन में कैसे इंप्रूवमेंट करके ये सारे सिम्टम्स मिनिमाइज कर सकते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले तो जो ये सिम्टम्स हैं ये सबको अलग तरह से रहते हैं, अलग अलग इंटेंसिटी में होते हैं। जो अभी प्रियंका ने इतने सारे सिम्टम्स का डिस्कशन किया, उन सारे सिम्टम्स में ऐसे भी कुछ केसेस हुए हैं प्रियंका जिनका जब सोनोग्राफी हुआ तो उनका पूरा जो फॉलिकल्स थे वो भरे हुए थे सिस्ट से, लेकिन उस फीमेल को एक भी अनवांटेड फेशियल हेयर का डेवलपमेंट नहीं था। सिमिलरली जैसे हमने अभी बात किया कि काफी ज्यादा पेन होता है लोअर एब्डोमेन में, जिसे हम डिस्मेनोरिया भी करके बोलते हैं कि पेन इन द एब्डोमेन, या तो ब्लीडिंग हो नहीं रहा, जब हो रहा है तो बहुत ज्यादा हो रहा है और दर्द बहुत हो रहा है, और फिर कभी कभी तो 15-15 दिनों के बाद ब्लीडिंग फिर से आने लग गया है। फ्रीक्वेंसी बिल्कुल इरेगुलरिटी। तो ऐसी सारी सिचुएशंस में मैं कहूंगी कि सिम्टम्स वेरी करते हैं। लेकिन अगर आपको इनमें से कोई भी एक सिम्टम फील हो तो मुझे लगता है ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पुश है कि मैं जाकर देखूं, चेक करवाऊं कि कहीं मुझे PCOD रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं। और हर एक सिम्टम को डायरेक्टली PCOD तक भी ना ले जाएं, क्योंकि कभी कभी सिस्ट ना होके नॉर्मल एक इरेगुलरिटी इन पीरियड्स है, अगर हम उसे डाइट के थ्रू यहीं पे ही स्टॉप कर दें तो इट विल नॉट लीड टू PCOD और मे बी अदर वे अराउंड।
क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आजकल 16, 18, 20, 22 ये वाली गर्ल्स को पीसीओडीज की प्रॉब्लम हो बहुत ही रही अर्ली एज में शुरू हो है, गया। चाइल्ड बेयरिंग एज, क्योंकि बायोलॉजी ही बोलती है कि इस एज में मतलब द चाइल्ड बेयरिंग एज, द वे वी से इट, द मैक्सिमम काइंड ऑफ फर्टिलिटी काइंड ऑफ एज। तो ये कितनी अनफॉर्चुनेट बात है कि अगर इस एज की लड़कियों को, बच्चों को, दे आर सो स्मॉल, अगर इस एज में उनको इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन डायरेक्टली पीसीओडी पे चला जाता है तो सीरियसली इट्स अ वेरी सीरियस हेल्थ इशू। अब अगर हम डाइट पे आते हैं तो इसमें मैं सिम्टम्स को एक एक करके बात करूंगी थोड़ा सा, कि डाइट से किसको देखा जा सकता है और कौन से ऐसे हैं जो कि डाइट से इतने भी इंप्रूव नहीं हो पाए। ओके। तो सबसे पहले मैं एड्रेस करूंगी कि चेंजेस इन द वेट। जैसे आपने कहा कि किसी का वेट ज्यादा गेन होने लग जाता है और किसी को बहुत मसल लॉस आने लग जाता है। True. तो समझने की ये बात है प्रियंका, जब बॉडी कभी स्ट्रेस में है तो उसकी वजह से बॉडी में जो सिक्रीशन होता है एक हार्मोन का जो कोप अप करने की कोशिश करेगा विद द स्ट्रेस, द नेम इज कॉर्टिसोल। अभी कॉर्टिसोल हर किसी की बॉडी में थंब रूल जैसा तो काम नहीं करेगा। किसी की बॉडी में वो काफी ज्यादा ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाएगा। मैं टेक्निकल नहीं, थोड़ा इजी कर रही हूँ ताकि हमारे व्यूअर्स समझ सके कि वो किसी की बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाएगा, किसी की बॉडी में वो थायराइड ग्लैंड में इम्बैलेंस क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से काफी लोगों के हंगर और एपेटाइट में भी इम्बैलेंस आता है। कई ऐसे लोग हैं जो बहुत खाने लग जाते हैं और कुछ इस तरह के लोग हैं जो स्ट्रेस में खाना ही नहीं पसंद करते। तो सबसे पहली तो बात कि अगर कभी भी किसी को ओबेसिटी है, ओबेसिटी से मेरा मतलब है कि आपका जो बॉडी वेट है अगर 20% भी ज्यादा है, जैसे अगर आपका बॉडी वेट 60 होना चाहिए तो अगर आपका बॉडी वेट 72 हो गया इस केस में, तो आप ओबीस की कैटेगरी में आ जाते हैं और इससे ऊपर तो स्काई इज द लिमिट। बीएमआई तो कितना भी हो सकता है। और एक और ओबेसिटी की बात हम कर रहे हैं, तो जो पीसीओडी में जो ओबेसिटी दिखती है, तो इज इट एनी पर्टिकुलर टाइप, जैसे लोअर बॉडी ओबेसिटी या बिल्कुल एक्चुअली पीसीओडी से भी ज्यादा प्रियंका कॉर्टिसोल की वजह से जो ओबेसिटी दिखती है। कॉर्टिसोल एक ऐसा हार्मोन है, अगर आप उसकी लूप में फंस जाएं, इंटरनल या एक्सटर्नल, मतलब मुझे बाहर का स्ट्रेस है या फिर पीसीओडी मतलब बॉडी के अंदर का स्ट्रेस है, तो ऐसी लूप में जब आप आ जाएंगे तो 1-2 साल के बाद पूरे बॉडी का कॉम्पोजिशन ही डिस्टर्ब हो जाता है। इट इज सच अ स्ट्रॉन्ग हार्मोन। तो आप नोटिस करेंगे वो वाली फीमेल का शोल्डर्स, मतलब ये जो एरिया है यहाँ पर मसल लॉस बहुत दिखेगा, और एक लोअर एब्डोमेन या फिर ये सेंट्रल ओबेसिटी, ये वाला जो और पेयर शेप। एक्चुअली अभी एप्पल पेयर शेप के कोई मायने ही नहीं है, क्योंकि फल मतलब खाने की चीज तो है ना। तो अभी हम इसको गायनॉइड और एंड्रॉइड ओबेसिटी बोलेंगे। गायनॉइड मतलब लोअर पेट्रल गायनिक के जैसा, और एंड्रॉइड मतलब थोड़ा इधर सेंट्रल ओबेसिटी, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं प्रियंका आजकल तो मेन को भी गायनॉइड हो सकता है और फीमेल को भी एंड्रॉइड हो सकता है। तो इस तरह से आई एम ट्राइंग टू से, तो इस तरह के ओबेसिटी पैटर्न अगर होंगे तो अकॉर्डिंगली काफी सारे हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे। आपने इंसुलिन रेजिस्टेंस का नाम सुना होगा। मतलब ऐसी डायबिटीज जिसमें इंसुलिन है लेकिन वो बेचारा काम नहीं कर पा रहा है। क्यों काम नहीं कर पा रहा है? क्योंकि दूसरे हार्मोन्स उसके काम को बहुत इंटरफेयर कर रहे हैं। आई होप इससे हमारे व्यूअर्स थोड़ा इजीली समझ पाएंगे कि कैसे कॉर्टिसोल की अगर सिक्रीशन बहुत ज्यादा हो जाती है। अब इस केस में इंटरनल डिस्टर्बेंस था, सॉरी इंटरनल, दैट इज पीसीओडी, हार्मोनल डिस्टर्बेंस, जिसकी लिंक की वजह से आपका इंसुलिन भी ठीक से काम नहीं कर पाएगा, थायराइड भी नहीं। तो अगर प्रियंका वापस जाएं इसको ठीक करने के लिए, सबसे पहले हमें हमारे बॉडी वेट या फिर हमारे बॉडी के मसल और फैट, इसके ऊपर ध्यान देना होगा। ओके, है ना? बॉडी कंपोजिशन को करेक्ट करना होगा। बिल्कुल सही, क्योंकि वेट लॉस और वेट गेन जैसी बातें अब रही नहीं, क्योंकि इट शुड बी ऑलवेज मसल गेन या फिर फैट लॉस। मैं व्यूअर्स को भी कहूंगी कि हो सके तो आगे से वो अपना ये टर्मिनोलॉजी बदल ले। इट शुड बी मसल गेन और इट शुड बी द फैट लॉस, हमें यही चाहिए। ठीक है, तो कॉम्पोजिशन पे काम कीजिए, बीसीए चेक करवाइए अपने क्लाइंट का, बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस करवाइए। आजकल हर एक जिम में इवन दे आर नॉट दैट एक्सपेंसिव, कोई खुद भी उसे खरीद सकता है। हर एक डॉक्टर के पास, सबके पास बॉडी कॉम्पोजिशन एनालाइजर है। तो बेसिकली हमें प्रोटीन
इंटेक बढ़ाना है। हाँ, क्योंकि करने के बाद। इंडियंस का तो ऐसे ही है कि फैट थोड़ा ज्यादा और उनकी बॉडी में मसल मास कम और फिजिकल एक्टिविटी अभी इंडियन इतना करता नहीं है। हम थे तो फार्मर्स, लेकिन अभी प्रोग्रेसिव नेशन है, तो प्रॉस्पेरिटी के साथ कई बार बहुत बार प्रॉब्लम्स भी आती हैं हेल्थ की, जैसे कि अभी ड्यूअल मैल न्यूट्रिशन है, एक मैल न्यूट्रिशन डबल बर्डन है, एक मैल न्यूट्रिशन जहाँ पे अंडरवेट है और दूसरा मैल न्यूट्रिशन जहाँ पे ओबीस है लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे ध्यान नहीं है, और इसी वजह से ही पीसीओडी को रास्ता मिला है। क्योंकि ये जो हमारा ओवा है उसको इवेंचुअली नरिशमेंट तो चाहिए ना, वो आपकी बॉडी का कैन प्रोवाइड नरिशमेंट के लिए सबसे पहले तो बॉडी कॉम्पोजिशन का बात हुआ, ठीक है। तो अगर कोई अंडरवेट होगा या फिर कोई ओबीस होगा उसको थोड़ा करेक्ट करेंगे। फर्स्ट इज दैट। सेकेंड इज आपने बोला कि कैसे हम इसकी नरिशमेंट को देखेंगे, तो नरिशमेंट में आएगा प्रियंका सबसे पहले तो फॉलेट्स। ओके, फॉलेट्स मतलब बहुत लोगों को लगता है कि ये सिर्फ फीमेल का हार्मोन है, सॉरी फीमेल के लिए ही जरूरी है, विटामिन है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फॉलेट सबके लिए जरूरी है क्योंकि फीमेल में ये डेफिनेटली आपके ओवल्यूशन प्रोसेस को देखता है, लेकिन इसके अलावा सभी की बॉडी में ब्लड को बहुत अच्छा सर्कुलेशन मिलाता है। तो फॉलेट्स के बहुत अच्छे सोर्सेज हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, oranges are also very good sources of folates, guavas also have good sources, nuts also have it, even wheat germ करके अलग से भी हमें मार्केट में मिलता है। right. क्योंकि अभी थोड़ा प्रोसेसिंग की वजह से या तो गेहूं आप खुद ही पिसवाएं, इससे अच्छा तो कोई बात नहीं होगी, लेकिन अगर आप गेहूं खुद नहीं पिसवा सकते, कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, तो आपको व्हीट जर्म भी मिलता है, तो आप व्हीट जर्म को अपने नॉर्मल आटे में मिक्स कर दीजिए। एक तो ये फॉलेट्स। सेकेंड आई वुड लाइक टू से B12। ओके, B12 हमारी सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ओके, B12 की अगर कमी है तो सिर्फ पीसीओडीज ही नहीं, मिसकैरेजेस के भी चांसेस हो सकते हैं। ओके, और ये प्रूव हो चुका है प्रियंका कि उसके भी चांसेस हो सकते हैं। तो इस वजह से वी आर वेरी लकी कि अभी पिछले आई गेस 5-6 सालों से B12 का एक्टिवली लोग बात करते हैं और टेस्ट अवेलेबल हैं और लोग करवाते भी हैं उसका टेस्ट। तो अगर ऐसा लगे कि B12 की डेफिशिएंसी है, जैसे उसका लेवल हमें 195 to 911, ये आपको लैब टेस्ट में साइड पे रिपोर्ट्स में दिखता है, तो अगर किसी का 80 है, 100 है, तो शायद हो सकता है उसे इंट्रावीनस भी या इंट्रामस्कुलर उसको जरूरत पड़े। इंट्रामस्कुलर विल बी अ गुड ऑप्शन इन दिस केस। अदरवाइज फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स, फिश, दे आर द गुड सोर्सेस। लेकिन काफी ऐसे नॉन वेजिटेरियंस हैं क्योंकि उससे ऐसा कुछ फैक्टर चाहिए होता है फॉर एब्जॉर्प्शन, काफी लोगों में कमी है, अगेन बिकॉज ऑफ बैड लिवर हेल्थ एंड एसिडिटी इश्यूज की वजह से, एंटी एसिड्स बहुत खाते हैं, सो ऑल दैट। सो B12 अगर बहुत कम है तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सप्लीमेंट्स का हेल्प लें उसमें। ओके, क्योंकि B12 का डेफिशिएंसी अच्छी बात नहीं रहेगी। ट्रू। तो एक हो गया फॉलेट्स, दूसरा हो गया B12, उसके अलावा इट इज B6 जिसको हम पैराडॉक्सिन भी बोलते हैं। तो B6 के अच्छे सोर्सेज अगेन होल सीरियल्स हैं। फिर उसके अलावा बायोटिन जिसे हम B7 करके बोलते हैं, काफी लोग उसे विटामिन H बोलते हैं, H फॉर हेयर, लेकिन बायोटिन बहुत बार लोग उसे अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं कि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेल डिवीजन, इवन इट इज प्लेइंग अ वेरी गुड रोल इवन इन द कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म फॉर दैट मैटर। तो इजी करने के लिए जैसे पूछा कि मेरे गुड ओवा के लिए, ओवा की नरिशमेंट के लिए प्रोटीन तो हर कोई जानता है, ठीक है, लेकिन फॉलेट्स, B12, B6, बायोटिन और उसके अलावा ओमेगा 3। यस, ओमेगा 3 हमारी बॉडी में लिवर में अगेन लिवर कन्वर्ट हो जाता है इन द DHA। yes. और DHA स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, मतलब स्पर्म्स की अच्छी डेवलपमेंट के लिए, फीमेल में गोनैड्स के लिए, आईज के लिए, हेयर, स्किन, नेल्स, गुड इम्यूनिटी के लिए, और इवन यू नो हमारी अच्छी स्किन के लिए, मतलब इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो DHA के इतने सारे फंक्शंस हैं, बट क्योंकि हम ओवा तक रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो ये सब 5-6 चीजें
अगर हम अपने डाइट में अच्छे से लेते हैं Okay. तो ओवा के नरिशमेंट के लिए इट इज वेरी सो फर्स्ट इज प्रोटीन डाइट, जिसमें हम काफी तरह का प्रोटीन ले सकते हैं एंड मैक्सिमम वी विल टेल कि ऑर्गेनिक या घर पे बना हुआ प्रोटीन ज्यादा खाए, जिसमें दालें और ये सब आते हैं, लेग्यूम्स, पल्सेस, स्प्राउट्स, ये सब चीजें खाए, या मिल्क प्रोडक्ट्स। सेकेंड था ओमेगा 3, हमें फिश से मिल सकता है, फिश से मिलता है, कॉड लिवर ऑयल, कॉड लिवर से मिल सकता है। थर्ड इज बी कॉम्प्लेक्स, जो विटामिन बी की सीरीज है काफी सारे, तो वो हमें मिल सकते हैं, एग यॉक से मिल सकते हैं, फ्रूट से मिल सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें मैक्सिमम खानी चाहिए। इसके सप्लीमेंट्स भी आते हैं, B12 के सप्लीमेंट्स भी आते हैं, ओमेगा 3 के भी सप्लीमेंट्स, ओमेगा 3 के भी आते हैं, बिल्कुल। लेकिन अभी मैंने ऐसा देखा है प्रियंका कि काफी बार ऐसा बोला जाता है कि आप वेजिटेरियन हो तो आप डायरेक्टली सप्लीमेंट्स ले लो, एंड दैट टू मेगा सप्लीमेंट्स। राइट। अभी मेगा सप्लीमेंट्स में क्वांटिटी B12 की 1500 माइक्रोग्राम होती है, जबकि यू जस्ट रिक्वायर 1.5 माइक्रोग्राम। तो अननेसेसरली अगर आप ऐसा कुछ भी लेंगे जो कि आपको मेगा सप्लीमेंट नहीं लेने जब तक आप डेफिशिएंट नहीं है, क्योंकि अगर आप ज्यादा लेंगे तो इट विल बी टॉक्सिक फॉर लिवर। तो कहीं से भी शुरू हो जाए, लिवर आता ही है, इन्वॉल्व होता ही है। तो व्यूअर्स को ये बोलना चाहूंगी कि ये जो सारे अभी हमने बात की आपसे, जो सब बात की, इसमें बस ये चीज का ध्यान रखिएगा कि नेचुरल इज बेटर। अगर जरूरत पड़ेगी तो आपका डॉक्टर या आपकी न्यूट्रिशनिस्ट आपको बताएगी कि सप्लीमेंट्स लेने हैं कि नहीं। ट्रू। ओके मैम, तो मुझे बताइए कि जो ड्यूरिंग पीसीओडी जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है तो बहुत ज्यादा क्रैम्पी पेन आता है एंड समटाइम्स फीमेल फेंट आल्सो। सो ऐसा कोई मतलब डाइट में है जिससे हम पेन कंट्रोल कर सकते हैं? जैसे हल्दी वल्दी है तो हम ऐसी कौन सी चीजें ले सकते हैं जिससे हम पेन मैनेज कर सकते हैं? देखिए, पीसीओडी में पेन आना बहुत ही नेचुरल है, क्योंकि आपको 3 मंथ्स या मे बी 6 मंथ से पीरियड्स नहीं आए और आपको फिर एकदम से पीरियड्स आए हैं, तो दैट मीन्स जो अंदर के टिश्यूज हैं काफी सारे, एक उंगली को प्रेस करो, 5 को करो तो ऑब्वियसली दर्द डिफरेंट होता है। तो अभी बट इस पेन को मैनेज किया जा सकता है। सबसे पहले तो जो बहुत सालों से कन्वेंशनल चलता आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज हॉट कंप्रेशन। अगर हम उसे दें आपको बहुत ही बेटर फील होगा। नंबर 2, डाइट के थ्रू अगर बात करें तो एक बात करूंगी ब्लोटिंग को लेकर। जब पेन है तो वाटर रिटेंशन भी काफी रहता है, तो थोड़ा सा सोडियम कम लीजिए, मतलब सॉल्ट कम लीजिए। बेटर रहेगा कि रॉक सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट जो थोड़ा पिंक कलर का है, काला नमक जिसमें थोड़ा पोटेशियम ज्यादा रहता है। नमकीनपन तो कम नहीं होता है, लेकिन वो नमकीनपन ज्यादा पोटेशियम से कंट्रीब्यूट किया होता है, तो दैट विल बी मोर बेटर फॉर हेल्थ। फर्स्ट इज दैट। सेकेंड इज, जब ये पेन होगा तो मीठा खाने का भी बहुत मन करेगा। तो इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि बहुत ज्यादा मीठा नहीं खाना है, क्योंकि उससे भी क्रैम्प्स और ज्यादा आपके बढ़ जाएंगे। खाना है तो कोकोआ रिलेटेड थोड़ा सा प्रोडक्ट खाइए, जैसे डार्क चॉकलेट विल बी ऑलवेज गुड। ठीक है। और एक चीज आपने बताई थी कि हम फ्रुक्टोज खा सकते हैं। फ्रक्टोज से मेरा मतलब है कि फल, फ्रूट्स या फिर थोड़ा सा हनी। अगर आप 1 चम्मच हनी भी लेंगे तो भी उनको थोड़ा बेटर फील होगा। लेकिन अभी मैं स्पेसिफिक बात करना चाहूंगी। एक विटामिन है जिसका नाम है B6, जिसको हम पैराडॉक्सिन, मैंने अभी पहले भी बोला। इवन काफी सारे गायनेकोलॉजिस्ट के पास B6 के इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं, और B6 हैज बीन प्रूवन कि इससे इट्स लाइक अ नेचुरल पेन रिलीवर, क्योंकि B6 पार्टिसिपेट करता है हमारी बॉडी में सेरोटोनिन की सिंथेसिस के लिए। ओके, तो कौन से फ्रूट से हमें मिल सकता है B6? बिल्कुल, तो पहले तो ये तरह का लिंक है कि B6 अगर जाएगा बॉडी के अंदर, अब मैं ये नहीं कह रही कि आप जाके इंजेक्शन लगवाएं, वो तो गायनेक डिसाइड करेगी कि या करेगा कि इंजेक्शन चाहिए या नहीं, अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी। लेकिन नेचुरली घर में इफ यू वांट B6 टू B6 मतलब आपको मिल सके, तो उसके लिए एक तो डार्क चॉकलेट्स, दे विल बी गुड सोर्सेस। उसके अलावा होल ग्रेन्स, स्पेशली व्हीट जर्म। ऐसी फीमेल जिनको काफी पेन होता है, वो एक व्हीट जर्म का पाउडर बना ले घर में। मतलब व्हीट जर्म बहुत आसानी से प्रियंका कहीं भी मिल जाता है, तो उसका पाउडर बना ले, वो बिल्कुल टेस्टलेस होता है। तो वो पाउडर अगर दिन में 3 या 4 बार थोड़े से हनी के साथ अगर कंज्यूम किया जाए, तो उससे थोड़ा पेन में आराम फील होगा उनको। और उसके अलावा नट्स में भी अच्छा B6 होता है। नट्स आर ऑल्सो गुड सोर्सेज, वॉलनट्स हो गए,
कैश्यूज हो गए, Okay. एंड प्लीज कैश्यूज में कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। वो प्लांट से आया है तो उसमें कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। और वॉलनट बहुत अच्छे हैं तो बहुत ज्यादा खाएंगे, कैश्यू बेचारे बदनाम हैं तो कम खाएंगे। इट्स अ क्वांटिटी दैट मेक्स अ डिफरेंस, क्योंकि दे आर वेरी गुड सोर्सेज ऑफ फैटी एसिड्स ना। True. तो ऐसा नहीं है कि वॉलनट ज्यादा खा लेंगे और कैश्यू कम, ये सब नहीं है। बैलेंस एक हैंडफुल कोई भी नट्स लेंगे दैट इज गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर हेल्थ। अभी B6 के अलावा एक और स्पेसिफिक ऑयल है, हम उसे प्रिमरोज ऑयल बोलते हैं। प्रिमरोज ऑयल, कई लोग इसे प्राइमरोज ऑयल भी बोलते हैं। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन, कोई प्रिम बोलता है कोई प्राइम बोलता है। ये आपको थोड़े स्पेसिफिक स्टोर से मिलेगा। और अगर आप इसको शाम में हाफ स्पून लेते हैं, कोई इसका स्मेल नहीं होता है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके टू रिलीव फ्रॉम एब्डोमिनल काइंड ऑफ पेन। किस चीज से बना है ये? Primrose oil, that's Okay, how that's it a- is, okay, that's the way primrose it से is, बना है, yes, okay. yes. So it's the botanical वो variety Okay. है उसकी, तो उससे है ये। Floral oil है, फ्लोरल ऑयल है ये Okay. बेसिकली, यस। ये एक्चुअली बहुत सारे स्पाज में यूज होता है। जब किसी को भी टू रिलीव स्पाज्म्स, एंड इवन जिनको सेलुलॉइड्स की बहुत प्रॉब्लम होती है, या फिर अगर स्पाज थेरेपिस्ट ने देखा कि उनके मसल्स में टेंशन बहुत ज्यादा है, मसल टेंशन, तो उसको रिलीव करने के लिए वो प्रिमरोज ऑयल को और ऑयल्स में डाइल्यूट करके वो यूज करते हैं। तो बहुत अच्छे, यू कैन जस्ट टेक इट, यस। बट थोड़ा स्टार्टिंग में हाफ ही स्पून लीजिए, हाफ स्पून लीजिए एंड सी द इफेक्ट्स। और हाफ स्पून में कोई कैलोरीज इतनी नहीं आएंगी कि किसी को ओबेसिटी का डर लगे। सो हार्डली आपके 5 ml में कितनी कैलोरीज हैं? इट्स हार्डली 45 किलो कैलोरीज। सो अगर हाफ स्पून बोल रही हूँ तो इसका हाफ कर लीजिए, नथिंग मच। तो ये स्पेसिफिक है कुछ B6 का। तो ऐसा है, जैसे मैंने आपको बोला कि जरूरत पड़ने पे गायनेक्सिस के इंजेक्शंस भी देते हैं। और B6 प्रूवन है फॉर रिलीविंग द मसल टेंशंस, नॉट ओनली फॉर PCODs एंड सच जॉनर। इवन B6 और भी बहुत सारी मसल्स की मालजिया टाइप जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें भी यूज होता है। तो इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। हम तो नेचुरल से ही चाहेंगे हमारे व्यूअर्स में, क्योंकि कभी भी अननेसेसरी कोई चीज भी इंजेक्ट या फिर इनटेक नहीं करना चाहिए। अगर वो रिक्वायरमेंट ना हो सप्लीमेंट्स के फॉर्म में, इट विल बी टॉक्सिक फॉर द लिवर। तो और आई गेस इसके साथ मुझे लगता है हल्दी, ब्लैक पेपर, जो हमारे कॉन्डिमेंट्स हैं। बिल्कुल। अभी करक्यूमिन रहता है हल्दी में। अभी बहुत सारी स्टडीज में अच्छे से ये नहीं आया है प्रियंका कि हल्दी कितनी लें कि वो एग्जैक्टली उतनी क्वांटिटी पेन को रिलीव करेगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर हल्दी बहुत ज्यादा भी ले तो फिर बहुत लोगों को थर्मोजेनिक इफेक्ट भी लगता है। तो अगर नेचुरल पे जाएंगे तो मुझे लगता है कि कच्ची हल्दी 1 या 2 स्ट्रैंड्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी चीज को रोस्ट करके नहीं लेना है, क्योंकि उससे उसके फैटी एसिड्स ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। और काफी सारे कंपाउंड्स जो कि पेन रिलीवर हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, वो डैमेज हो जाते हैं। तो इस वजह से अगर आप हल्दी यूज करेंगे 2 स्ट्रैंड्स आप लीजिए उसको। और क्योंकि उसमें करक्यूमिन है, और करक्यूमिन का प्रॉपर्टी बॉडी में दूध के साथ ज्यादा बढ़ता है। राइट। उसमें कुछ ऐसे नेचुरल ऑयल्स हैं जो कि पानी से भी बेहतर दूध के साथ आपको बॉडी में वो करके दिखाएंगे, जिसके लिए आप ले रहे हैं, वो ज्यादा अच्छे से एसिमिलेट होंगे। तो एक तो कच्ची हल्दी और दूसरा होल ब्लैक पेपर, हार्डली 4 to 5 सीड्स। अगर हम उसे पाउंड कर लें या थोड़ा सा ग्राउंड करें, क्रश करें, बट फ्रेश प्रियंका। ये सब चीजों का मायना ही तब है अगर ये फ्रेश किए जाएं। अगर थोड़ा भी आप इसको फ्रेश ना लेकर स्टोर करते हैं तो दे बिकम ऑक्सीडाइज, बिकॉज इनमें फैटी एसिड्स रहते हैं, ऑयल्स रहते हैं नेचुरल। अगर मैं इजी करूं तो वो नेचुरल ऑयल्स इस तरह से जब काफी देर तक ओपन पड़े रहें या काफी सुबह ग्राउंड किया और 2 दिन के बाद खाया तो उनकी प्रॉपर्टीज बदल जाती है। इसके अलावा एक ऐसी चीज जो हम सबके घर में है, शायद हम हमेशा उसकी चटनी ही बनाते हैं, आवर पुदीना, मिंट, पेपरमिंट जो उसके अंदर रहता है। इट्स बेसिकली एंटी स्पाज्मोडिक,
मतलब वो जो क्रैम्प्स आते हैं, स्पाज्म्स, उसको रिलीव करता है। एनाल्जेसिक है। इवन किसी को डाइजेशन के इश्यूज हों वो भी ठीक करके देता है। तो ये नहीं कहूंगी इतना लो उतना लो। पुदीने की चटनी भी बना सकते हो फ्रेश, या वैसे लीव्स भी खा या फिर वैसे ही हो, लीव्स भी पानी खा में डाल सकते के हो भी पानी में डाल के। और ऐसा ही हमारा तुलसी भी है, सेम तुलसी, उसके भी वैसे ही टाइप ऑफ इफेक्ट्स हैं। तो ये सब अगर आप नेचुरल थोड़ा ध्यान करेंगे, जैसे एवरीडे इफ यू कंज्यूम, रोज खाने लगो, एवरीडे, तो उसका इफेक्ट दिखेगा आपको। यस। और ऐसे ही एक है मोटी वाली इलायची। हरी वाली जो छोटी इलायची है वो भी काफी फायदेमंद है। बट सिमिलरली अगर मोटी इलायची का भी पाउडर थोड़ा सा, देखिए ये कितना अच्छा रहेगा अगर हम इतने दूध में कच्ची हल्दी, फिर थोड़ा मोटी इलायची का पाउडर, फिर उसके साथ हमारा तुलसी, और फिर किसी एक दिन थोड़ा सा पेपरमिंट। तुलसी पेपरमिंट किसी किसी को एक साथ नहीं अच्छा लगता है, ऑल्टरनेट। तो ये बेस्ट रेसिपी है। यस, ये बहुत अच्छी रेसिपी। बिफोर स्लीप, दिन में जब भी ठीक लगे, दो तीन बार बट थोड़ा ही दूध में, दैट्स इट। थोड़े थोड़े में लेते रहिए, इट्स लाइक अ मेडिसिनल प्रॉपर्टी, तो उतना बस है। तो और जैसे आपने प्रीवियसली अभी कहा कि हमें ओमेगा चाहिए, हमें B6 चाहिए, तो जो मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं, तो जो अगर कोई प्योर वेजिटेरियन है, बिल्कुल भी फिश मीट कुछ कंज्यूम नहीं करते, तो मैं जनरली उनको बोलती हूँ कि आप सीड्स लो। बिल्कुल सही। तो सीड्स से उससे ओमेगा मिलता है, फाइबर मिलता है, काफी सारी चीजें। सो कैन यू प्लीज एलैबोरेट कि हम सीड्स कैसे ले सकते हैं, कौन से लेने चाहिए? अभी महाराष्ट्र में तो काफी रेसिपीज बनती है और शायद वर्ल्ड वाइड बनती है, तो कौन सी सीड्स लेनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए, तो और उसका पीसीओडी में कैसा हेल्प होगा? बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि आजकल एक न्यू कॉन्सेप्ट आ रहा है स्पेशली फॉर पीसीओडीज, और उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं सीड साइक्लिंग कॉन्सेप्ट। सीड साइक्लिंग प्रोसेस भी बोल सकते हैं इसको। काफी रिसर्च इसके अंडर चल रहा है, लेकिन काफी सारे बूमिंग न्यूट्रिशनिस्ट, इवन न्यूट्रास्यूटिकल एक्सपर्ट्स, क्योंकि हमारे सीड्स एक काफी सारा घर है, खजाना है बहुत सारी चीजों के, फाइबर से लेके फैटी एसिड से लेकर, अभी जैसे हम ओमेगा 3 की भी बात कर रहे हैं, इन सब का। तो सिमिलरली ये सीड साइक्लिंग का जो प्रोसेस है ये बहुत अच्छा रहेगा पीसीओडी के लिए भी। तो मैं ये प्रोसेस थोड़ा समझाना चाहूंगी कि इसको कैसे लेंगे। इजी है बहुत ज्यादा। अभी आई कैन अंडरस्टैंड कि पीसीओडी जिसको होगा उसका डेफिनेटली पीरियड साइकिल ठीक नहीं होगा, लेकिन ये जो सीड साइक्लिंग प्रोसेस है, अगर आपका पीसीओडी भी चल रहा है तो भी नो प्रॉब्लम। आप ये सोचिए कि एक नॉर्मल जो साइकिल होता है मेंस्ट्रुएशन का, वो 28 या फिर 32 डेज का होता है, ठीक है। और वो फीमेल को पूछा भी जा सकता है कि जब आपको पीरियड्स आते थे तब आपका पैटर्न क्या था, मतलब डिस्टर्ब होने से पहले, प्रीवियस। तो अभी जैसे मुझे पता चला कि किसी का 28 डेज का साइकिल है, तो अभी मैं 28 डेज को हाफ में डिवाइड करूंगी, मतलब 14 डेज, ठीक है, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन भी ऐसे ही रहता है ना, फॉलिकुलर स्टेज और दूसरा रहता है ओवल्यूशन स्टेज। तो फॉलिकुलर स्टेज वो स्टेज रहेगा जहां पे आपका जो अंदर का ओवा है वो मैच्योर हो रहा है और वो काफी सारे न्यूट्रिएंट्स को यूज करता रहेगा ताकि उसको नरिशमेंट मिले, वो मैच्योर हो सके। और इस स्टेज पे उसको सबसे ज्यादा जरूरत होती है एक हार्मोन की जिसका नाम है ईस्ट्रोजन। उस समय उसको इस हार्मोन की सबसे ज्यादा जरूरत है, वो पीक पे चला जाता है। तो सबसे पहले इस स्टेज का बात करती हूँ। तो इस स्टेज पे अगर हम वो वाले सीड्स लें जैसे कि फ्लैक्स सीड्स, सबसे पहले फ्लैक्स सीड। दूसरा जो आपका है ओमेगा 3, वो तो हमेशा ही आपका चलता ही रहेगा, वो आपका हमेशा कंटिन्यूअस रहेगा। लेकिन जो आपका थर्ड सीड है जो आप लेंगे, दैट विल बी पंपकिन सीड। So flax seed, pumpkin seed and omega 3 हमेशा ही रहेगा प्रियंका। अभी omega 3 सप्लीमेंट के तौर पे लेना है, जैसे कि कॉड लिवर ऑयल, उसकी आराम से 2 या 3 सॉफ्ट जेल्स ले सकते हैं। क्योंकि देखिए प्रियंका क्या होता है कि इन सीड्स में डायरेक्टली ओमेगा 3 नहीं होता, दे कंटेन अल्फा लिनोलेनिक एसिड, मतलब कुछ और कंपाउंड है, व्यूअर्स के लिए बता रही हूँ, प्रीवियस कंपाउंड बोल सकते हैं। अभी वो कंपाउंड आपके लिवर में कन्वर्ट होता है टू द ओमेगा 3,
लेकिन मैंने अगर 100 ग्राम भी फिश खाया, कॉड मतलब उससे जो कॉड लिवर ऑयल मुझे मिलेगा, तो उसके लिए मुझे फ्लैक्स सीड बहुत ज्यादा खाने पड़ेंगे, समवेयर अराउंड 200 ग्राम्स, क्योंकि कन्वर्जन ऑफ सीड्स में जो वो कंपाउंड है टू ओमेगा 3 समटाइम्स इट इज हार्डली 5%। अगर लिवर वेस्ट भी हो जाएगा, काफी वेस्ट होता है, और वो भी अगर किसी की लिवर हेल्थ खराब है तो 5 to 10% ही। तो इस सिचुएशन में हम फ्लैक्सीड और पंपकिन सीड क्यों ले रहे हैं? नॉट ओनली फॉर ओमेगा 3, वी आर एक्चुअली टेकिंग फ्लैक्सीड एंड पंपकिन सीड क्योंकि इनके अंदर एक तो जिंक है, जिंक, और जिंक बहुत यूजफुल होता है आपके ओवा को मैच्योर करने के लिए। नंबर 2, B6 का भी बहुत अच्छा सोर्स है, यह हमने अभी बात किया। फॉलेट्स का भी बहुत अच्छा सोर्स है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट उनमें एक कंपाउंड है जिसको हम लिग्नेंस बोलते हैं। लिग्नेंस। अभी ये जो कंपाउंड है लिग्नेंस, दे आर लाइक मॉडरेटर। ये हमारे ब्लड में आके हमारे जो सेल्स, जो कि मतलब जहां से ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस होगा, उसको बराबर से मॉडरेट कर सकते हैं कि ईस्ट्रोजन ज्यादा भी नहीं और ईस्ट्रोजन कम, बैलेंस करें धीरे धीरे। तो इससे ये पीस ऑफ एडवाइस है कि ये नहीं कि पीसीओडी है तो ही मैं ऐसा लूंगी, ये एक्चुअली पीसीओडी हो या ना हो, सबने लेना चाहिए। अब क्वांटिटी की बात आती है, अगर तो मुझे पीसीओडी नहीं है तो एवरी डे अगर मैं फ्लैक्सीड 5 to 10 ग्राम्स ले लूं, नेक्स्ट डे पंपकिन सीड ले लूं, नहीं 10 ग्राम्स मतलब 2 स्पून। अगर पीसीओडी नहीं है तो मैंने आज फ्लैक्सीड लिया, कल मैं पंपकिन सीड ले लूंगी, ऐसे करके ऑल्टरनेटिव्स। लेकिन अब मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो क्वांटिटी भी बहुत मैटर करेगी। तो इसमें क्वांटिटी में आपको फ्रेशली ग्राउंड ये सीड्स मिनिमम 15 ग्राम्स 2 के बैच में लेने पड़ेंगे। तो उसकी एक सीड्स हमने फ्लैक्स सीड लिए, उसको ग्राउंड करना है, वो भी फ्रेश, इमीडिएट। जैसे मैंने पहले कहा कि फ्रेशनेस रियली मेक्स अ डिफरेंस टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ, टू कीप इट अनऑक्सीडाइज्ड, एग्जैक्टली। तो ग्राउंड करके जो फ्रेश सीड्स अभी हमने ग्राउंड किए वो 3 स्पून्स लेने, 3 स्पून्स पानी के साथ, या फिर थोड़ा दूध थोड़ा पानी, कैसे भी करके आपको लेना है। फिर उसके बाद थोड़ा सा समय दीजिए, 4 to 5 आवर्स का गैप दीजिए, फिर नेक्स्ट सीड सेम वैसे ही ग्राउंड करके। तो एक सुबह ले सकते हैं, एक शाम को ले सकते हैं। सुबह फ्लैक्स सीड लिया तो शाम को हम पंपकिन ले सकते हैं। बिल्कुल 3 स्पून्स, 3 हाँ, मतलब 15 ग्राम्स मतलब छोटा स्पून 3 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये है 14 डेज पहले की बात, फर्स्ट 14 डेज। अब नेक्स्ट 14 डेज जब हमारा प्रोजेस्टेरॉन काफी ज्यादा रहता है, प्रोजेस्टेरॉन बढ़ जाता है, पीक पे रहता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन को P4P प्रेगनेंसी सपोर्टर हार्मोन भी कहा जाता है। और डेफिनेटली पीसीओडीज में अगर कोई फीमेल फर्टिलिटी भी एक्सपेक्ट कर रही है, लाइक शी इज प्लानिंग फॉर द फैमिली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और अगर वो नहीं भी एक्सपेक्ट कर रही है तो भी प्रोजेस्टेरॉन होगा तो ही आपका एंडोमेट्रियम लेयर बनेगा एंड आपका पूरा साइकिल ठीक से मेंटेन रहेगा। तो उस सिचुएशन में जो सीड्स हैं वो रहेंगे डबल एस इजी, ताकि याद रह जाए। तो डबल एस पे मतलब है, एक है सेसमे तिल, व्हाइट भी ले सकते हैं, ब्लैक, क्योंकि ब्लैक इज वेरी गुड इन आयरन एंड व्हाइट इज वेरी गुड इन कैल्शियम। इकट्ठा नहीं लेंगे, थोड़ा कॉन्ट्रा इंडिकेटिव हो जाएगा। एक दिन व्हाइट एक दिन ब्लैक, ऐसे ठीक रहेगा। और दूसरा है सनफ्लावर सीड्स, ओके, सनफ्लावर, सेसमे सीड्स एंड सनफ्लावर सीड्स सेकंड फेज में सेम क्वांटिटी, वैसे ही सेम 15 ग्राम एक का सुबह बैच और 15 ग्राम एक का। सो लेट मी जस्ट समराइज, पहले 14 दिन हमें फ्लैक्स सीड्स लेने और पंपकिन सीड्स लेने, FP। नेक्स्ट है सेसमे एंड सनफ्लावर, एग्जैक्टली। दोनों अगर पीसीओडी नहीं है तो हार्ड तो क्वांटिटी थोड़ा कम करवाइए, हार्डली 10 ग्राम्स पर डे। जैसे अभी यहाँ 30 ग्राम्स हो रहा है पर डे प्रियंका, क्योंकि हम किसी चीज को थेरेपी के जैसे देख रहे हैं। लेकिन इफ यू आर नॉट सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी, आपको सिर्फ थोड़ा सा इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन है, नहीं भी कुछ है, आपका मेंस्ट्रुएशन बहुत अच्छा है, एक्चुअली यू आर वेरी लकी, फिर भी उसको अच्छा रखने के लिए, बिकॉज आजकल हेल्दी रखने के लिए आप सिर्फ 10 ग्राम्स पर डे
अगर आपको प्रॉब्लम है तो 30 ग्राम्स तक जाना है ये, अदरवाइज जस्ट 10 ग्राम्स पर डे विल बी इनफ। ओके, और ओमेगा 3 रोज लेना है? ओमेगा 3 तो 14 डेज मेरा- पहले बाद दो हमेशा लेना। करेक्ट करेक्ट। और एक मेरा क्वेश्चन है इज अबाउट कि जो ईस्ट्रोजन के वजह से जो मिल्क नहीं ले सकते, सोया मिल्क नहीं ले सकते, या कोई भी फूड जिसमें ईस्ट्रोजन है वो ले सकते हैं, तो पीसीओडी होता है, ये जो चीज है, आई डोंट नो वेदर इट्स मिथ और ट्रुथ, सो कैन यू जस्ट एक्सप्लेन इन अ बिट? करेक्ट प्रियंका, बेसिकली आप कभी भी कोई प्लांट या फिर एनिमल प्रोडक्ट लें तो देखिए आप एनिमल भी लिविंग है, प्लांट भी लिविंग है, वो उनका जेनेटिकल इंफॉर्मेशन है, तो बहुत मुश्किल होगा हार्मोन्स को बिल्कुल ही अलग कर देना इनके प्रोडक्ट से। तो अगर मैं दूध पीती हूँ, चीज लेती हूँ, पनीर, वही मतलब सब एनिमल के ही उस सोर्स से आया है, या फिर अगर मैं सीड्स लेती हूँ तो इनमें एस्ट्रोजन रहेगा ही डेफिनेटली, है ना। अब प्लांट्स हैं तो उसको फाइटो एस्ट्रोजन बोलेंगे, और अगर मिल्क है तो नॉर्मली वी कैन से कि उसमें एनिमल बेस्ड एस्ट्रोजन है, ठीक है। लेकिन लोगों के दिमाग में बहुत बड़ा एक मिथ है, वो मिथ ये है कि दे ऑलवेज बिलीव कि अगर किसी को पीसीओडीज का इश्यू है तो दूध पीना बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि उससे हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर आ जाएंगे और हार्मोनल डिस्टर्ब होगा। तो आप सबकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि हाँ, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जरूर आएगा, लेकिन ऑक्सीटोसिन की एब्जॉर्प्शन ही नहीं है हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से। तो अगर आपने कभी भी सुना है कि ऑक्सीटोसिन तो लैक्टेशन हार्मोन है, अगर वो दूध से ज्यादा जाएगा तो पीरियड साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा, तो प्लीज ये मिथ को यहीं पे ही फिनिश कर दीजिए। अगर ऐसा होता तो ऑक्सीटोसिन की ड्रग्स बन जाती, नहीं, तभी तो ऑक्सीटोसिन के सीधा इंट्रावीनस दिया जाता है अगर लेबर पेन इंड्यूस करनी हो, क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन ही नहीं है आपके गट से, इट जस्ट गेट्स डैमेज्ड। बट ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जरूर है। नंबर 2, मिल्क में आपके इंसुलिन लाइक कुछ कंपाउंड्स रहते हैं, तो अगर किसी पीसीओडी वाली विमेन को, जो कि ओबीस भी बहुत है, अगर उससे डायबिटीज की भी शिकायत हो गई है, या फिर डायबिटीज की वजह से पीसीओडी या पीसीओडी की वजह से डायबिटीज जिसमें इंसुलिन काम नहीं कर पा रहा है, तो उनके लिए थोड़ा सा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स थोड़े टाइम के लिए अगर वो कम ले तो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करें तो बेटर रहेगा। पर उसमें कैल्शियम का ध्यान रखें, सेसमे बढ़ाना पड़ेगा, और भी तरह के मिल्क्स आते हैं, लाइक सोयाबीन मिल्क है, आलमंड मिल्क है, फॉर दैट मैटर, राइस मिल्क है, ओट मिल्क है, कोकोनट मिल्क है, डिपेंड करता है आपका टेस्ट कहाँ है। मुझे तो सबसे अच्छा पर्सनली आलमंड मिल्क लगता है, क्योंकि उसका कुछ टेस्ट नहीं है, और I think soy milk is better. हाँ So it depends on your चलिए, yeah, it depends on your taste, very correct. तोपर्यंत विचारांमध्ये परिवर्तन घडवत राहा आणि सुदृढ जीवनशैली जगत राहा. थँक्यू.